उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या 52,000 के करीब। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 510 संक्रमित मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 17 लोगों की मौत हुई है। कोरोना से अब तक 42,368 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के 9,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। 2 हफ्तों से कोरोना संक्रमण से पीड़ित थे हरक सिंह रावत। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर आज अस्पताल से हरक सिंह रावत डिस्चार्ज हुए हैं। हफ्ते भर तक घर पर ही आइसोलेट रहेंगे हरक सिंह रावत। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने डोईवाला को बड़ी सौगात दी है। 10 पहाड़ी गांव में बनी पक्की सड़क और पुल। आजादी के बाद पहली बार डोईवाला विधानसभा में सड़कें बनी है। करीब 6 करोड़ 74 लाख की लागत से बनी है सड़कें और पुल। सीएम त्रिवेंद्र ने विधानसभा चुनाव के समय वादा किया था। चुनाव में किए वादे को पूरा किया है। ग्रामीणों ने सीएम त्रिवेंद्र रावत का आभार जताया। देखिए, जो वादे किए गए थे उन वादों को धीरे धीरे कर पूरा किया जा रहा है। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने चुनाव में जो वादे किए थे उन तमाम वादों को अब पूरा करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। ग्रामीणों ने सीएम त्रिवेंद्र रावत का आभार जताया। 10 पहाड़ी गांव थे जहां पर सड़कें नहीं थी और वादा किया गया था चुनाव के दौरान में कि इन पहाड़ी सड़कों पर सड़कों का निर्माण होगा और अब जब सड़कों का निर्माण हुआ है तो गाँव वाले भी खुश हैं। आजादी के बाद पहली बार बने डोईवाला विधानसभा में सड़कें। करीब 6 करोड़ 74 लाख की लागत से सड़कें और पुल बने हैं। करीब 6 करोड़ 74 लाख की लागत से बने ये सड़कें और पुल। आज़ादी के बाद पहली बार यहाँ पर सड़कें बनी हैं। करीब 6 करोड़ 74 लाख की लागत से सड़कें बनकर तैयार हुई हैं। अब तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं कि गांव में बनी ये पक्की सड़कें देखकर ग्रामीण जो है वो बेहद खुश भी नजर आ रहे हैं और आभार जता रहे हैं सरकार का। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने डोईवाला को ये बड़ी सौगात दी है। 10 पहाड़ी गाँव में पक्की सड़क और पुल तैयार हुआ है बनकर। संवाददाता महेंद्र सिंह हमारे साथ में। महेंद्र, आजादी के बाद से अब तक यहां सड़क नहीं बनी, लेकिन 6 करोड़ 74 लाख की लागत से बनी इन सड़कों को देखकर अब ग्रामीण खुश हैं। इसका किस तरीके से फायदा उन लोगों को पहुंचेगा और इनकी स्थिति क्या है सड़कों की फिलहाल? देखिए, आजादी के बाद से आज तक ये सड़क न बन पाने के कारण इस क्षेत्र के किसानों, यहाँ के छात्रों को और यहाँ के ग्रामीणों को अपने अपने कार्यों के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। साथ ही बरसात के समय में जो बीच में नदी पड़ती थी उसे पार करना मुश्किल नहीं था, इसलिए लगभग बरसात के समय तक इस गांव का संपर्क मेन बाजार से कट जाया करता था। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जब इस विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए इस गांव में गए तो यहाँ के लोगों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया हुआ था। मुख्यमंत्री ने उनसे वादा किया कि आप मुझे जिताइए, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जिताइए, हम आपके यहाँ सड़क और पुल को बनाकर देंगे। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस क्षेत्र से चुनाव जीतकर जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने इस क्षेत्र के लिए इस सड़क और पुल की स्वीकृति दी, जो आज बनकर तैयार हो गई है और जिससे ग्रामीणों को काफी खुशी है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जाहिर सी बात है यहाँ सड़कें बनने के बाद जो ग्रामीण है वो बेहद खुश हैं, क्योंकि यहाँ पर अब जो विकास की नई इबारत है वो लिखी जा सकती है। अब आवागमन जो है शहरों की ओर वो आसान हो जाएगा इन सड़कों के निर्माण के बाद से। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने जो वादा किया था वो वादा पूरा किया है। दस पहाड़ी गांव में पक्की सड़कें और पुल बना है। आजादी के बाद पहली बार डोईवाला विधानसभा में ये सड़कें बनी हैं और ये बड़ी सौगात है। याचिकाकर्ता ने स्कूल खोलने का विरोध किया है। कोरोना काल में स्कूल फीस ना लेने के लिए न्यायालय जा चुके हैं याचिकाकर्ता कुंवर जपिंदर सिंह ने कहा कि स्कूल अभी नहीं खोले जाने चाहिए। राज्य में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, स्कूली बच्चों के लिए खतरा हो सकता है। प्रेस क्लब में कुंवर जपिंदर सिंह ने स्कूल खोलने का फिर से विरोध किया। शिक्षा विभाग, खेल विभाग, युवा कल्याण विभाग के एकीकरण की तैयारियों का भी विरोध किया।
बिल्कुल नहीं। हम ये सभी जानते हैं कि दिन ब दिन उत्तराखंड के अंदर कोरोना का संक्रमण किस तरह से बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ स्कूल मात्र और मात्र फीस वसूली के लिए स्कूल खोलने की परमिशन मांग रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि इन चीज़ों के ऊपर हमारी सरकार ध्यान देगी, और इस संक्रमण को देखते हुए ये किसी भी तरह से न्यायोचित नहीं होगा कि स्कूल खोलने की परमिशन दे दी जाए। वो मात्र और मात्र फीस वसूली का एजेंडा है। और हमने देखा है कि अमेरिका के अंदर स्कूल खोलने के बाद 3 हफ्तों के अंदर 2 करोड़ से ज़्यादा छात्र संक्रमित पाए गए, और वो बहुत ही एक सीरियस इशू बना, और वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर तक को पब्लिक को जवाब देना पड़ा, और रिजाइन तक की नौबत आ गई। देखिए इन दिनों क्योंकि 15 तारीख से स्कूल खोलने को मंजूरी दी जा रही है, लेकिन जपिंदर सिंह ये कह रहे हैं कि स्कूल अभी नहीं खुलने चाहिए, स्कूली बच्चों के लिए क्योंकि खतरा हो सकता है। और स्कूल प्रबंधन ये कह रहा है कि बच्चों को अगर कुछ हुआ, अगर वो कोरोना पॉजिटिव होते हैं, तो ना उसके लिए स्कूल प्रबंधन जिम्मेदार होगा, ना उसके लिए टीचर्स जिम्मेदार होंगे। यहाँ तक कि वो उन्हें कोरोना वॉरियर डिक्लेयर कराने की भी मांग कर रहे हैं। खबर देहरादून से, रेलवे यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। शताब्दी मसूरी एक्सप्रेस के संचालन को रेलवे की हरी झंडी मिल चुकी है। रेलवे अधिकारी जल्द ही ट्रेनों के संचालन की तारीख तय करेंगे। कोरोना के चलते 22 मार्च से ट्रेनों का संचालन बंद था। कोरोना के चलते 22 मार्च से ट्रेनों का संचालन बंद था। रेलवे यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। शताब्दी मसूरी एक्सप्रेस के संचालन को रेलवे की हरी झंडी। रेलवे अधिकारी जल्द ही ट्रेनों के संचालन की तारीख तय करेंगे। कोरोना के चलते 22 मार्च से ट्रेनों का संचालन बंद था। रेलवे यात्रियों के लिए यह अच्छी खबर है। जयपुर जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रोडवेज प्रबंधन ने जयपुर के लिए बस सेवा शुरू करने का फैसला किया है। हल्द्वानी कोटद्वार बस अड्डे से जयपुर के लिए आज से बसें चलेंगी। अनलॉक 5 की गाइडलाइन जारी होने के बाद आज से ये बसें चलेंगी। पहली बस शाम 5 बजे, दूसरी 7:30 बजे से जयपुर के लिए रवाना हो जाएगी। और पौड़ी के बोसाल पुल के नवनिर्माण को लेकर ग्रामीणों ने धरना दिया है। काफी समय से क्षतिग्रस्त लकड़ी के पुल का निर्माण करने के लिए मंजीत नेगी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। वहीं ग्रामीणों ने सड़क पुल नहीं तो वोट नहीं, उत्तराखंड सरकार होश में आओ के नारे लगाकर अपना आक्रोश प्रकट किया। इसी कड़ी में टैक्सी चालकों ने धरना प्रदर्शन में ग्रामीणों का सहयोग किया। स्थानीय युवक मंजीत नेगी ने कहा कि क्षेत्र जनता के हित के लिए पुल का निर्माण और सड़क के डामरीकरण जब तक नहीं होगा तब तक क्षेत्र जनता ये आंदोलन जारी रखेगी। मुंडेश्वर मेला समिति के सदस्य मनीष खुशगाल ने कहा कि सरकार का जनता के प्रति गैर जिम्मेदार रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुल निर्माण होने तक इस तरह का आंदोलन बार बार होगा। ये हमारे उत्तराखंड के जो वर्तमान गढ़वाल सांसद हैं आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी, उनका पैतृक गांव खैरासैंण है, उसको राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ता है। और इसी भौसाल पुल से हमारे उत्तराखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं पवन चंद्र खंडूड़ी, उनका जो ससुराल है नैल, वो राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ते हैं। और इसी भौसाल पुल से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर हमारे उत्तराखंड के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उनका पैतृक गांव खैरासैंण पड़ता है। उसके बावजूद भी इस क्षेत्र के 18,000 से अधिक आबादी वाले क्षेत्र के लोग इस लकड़ी के तख्तों के भरोसे अपनी आवाजाही कर रहे हैं। कहीं न कहीं हमारे क्षेत्रवासियों का दुर्भाग्य है और शर्म आनी चाहिए इन सरकारों को। आज भी इन लकड़ी के तख्तों के भरोसे हमारी आवाजाही। राज्य की जो परिकल्पना की थी कि इसलिए नहीं की थी कि यहाँ विकास ना हो, हमने यही परिकल्पना की थी कि यहाँ पर विकास हो। लेकिन जो हम देख रहे हैं यहाँ पर लगभग 2017 से
यहाँ पर स्थानीय जनता को लगभग बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। बार बार यहाँ पर कभी जेसीबी ला करके खड़ी कर देते हैं, कभी यहाँ पर टेंट लगा करके यहाँ पर लेबरों को छोड़ देते हैं। तो इस तरह स्थानीय जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो इस बार स्थानीय जनता ने फैसला लिया कि हम लोग अब बेवकूफ़ बनने वाले नहीं हैं और हम अब चेत चुके हैं कि हमको क्या करना है। तो उन्होंने एक अपना सुदृढ़ होकर के निश्चय किया और असवालसू की प्रत्येक गांव से यहाँ पर लोग पहुँचे और उन्होंने एक धरना दिया कि यहाँ पर जब तक ये पुल का निर्माण नहीं होता तब तक ये आंदोलन विधिवत रूप से जारी रहेगा। और आज एक दिवसीय सांकेतिक धरना था, इसके बाद आवश्यकता पड़ेगी तो ये अनिश्चितकालीन धरना और भूख हड़ताल के उसमें भी बदल सकता है। हरिद्वार में सुराज सेवा दल ने भगत सिंह चौक से आबकारी विभाग तक पैदल मार्च निकाला, जिसमें काफी संख्या में महिलाएं शामिल थीं। इसके बाद आबकारी विभाग के बाहर उन्होंने प्रतियां जलाई और विरोध प्रदर्शन भी किया। इसी कड़ी में सुराज सेवा दल के अध्यक्ष रमेश जोशी ने कहा कि आबकारी विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। 2.25 करोड़ ठेकेदारों का भुगतान अभी तक बकाया है और विभाग अभी तक बकाया राशि वसूलने में नाकाम साबित हुआ। ऐसे में अगर बाहर के ठेकेदार आगामी मार्च में ठेका आवंटन कर लेते हैं तो पुराने ठेकेदारों से भुगतान मिल पाना मुश्किल हो जाएगा। इसको लेकर हम पहले भी विभाग को बता चुके हैं, लेकिन अधिकारी मौन हैं। शराब की वजह से बहुत सारी दिक्कतें होती है। आज जो भी लड़की के साथ हुआ था हाथरस में, वो एक शराब की वजह से ही हुआ था कि पी खा के लोग ऐसी वो करते हैं। सरकार को पहले तो ये शराब बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए, लेकिन अगर गवर्नमेंट को दारू से शराब से फ़ायदा है तो उसे सही तरीके से चलाना चाहिए। एक ही एरिया में 10-10 दुकानें होती है। कोटद्वार क्षेत्र में मिल रही लगातार अवैध खनन की शिकायत पर एसडीएम के नेतृत्व में वन विभाग और राजस्व विभाग ने छापेमारी की। इस दौरान मालन नदी से अवैध खनन ढुलान में लगे 5 ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा भी गया। एसडीएम ने बीईएल रोड पर खड़े आरबीआई से लदे 5 डंपर को सीज कर दिया। एसडीएम योगेश मेहरा ने बताया कि सभी डंपर मालिकों के खिलाफ अवैध खनन और परिवहन एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। एसडीएम ने बताया कि बीईएल रोड पर 5 डंपर आरबीएम से भरे खड़े मिले। जांच में पाया गया कि सभी डंपर अवैध आरबीएम से भरे हुए थे। जब उनसे आरबीएम के रवन्ने मांगे गए तो उनके पास से कोई ऐसे कागजात मिले नहीं, जिसके बाद 5 डंपर मालिकों के खिलाफ अवैध खनन मोटर अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। अवैध खनन और परिवहन के विरुद्ध जो प्रशासन का एक अभियान चलता रहता है, कार्रवाई चलती रहती है, वो लगातार गतिमान है। और इसी क्रम में अगर आप इस सप्ताह जो है तकरीबन 12 ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ और जो है 5 डंपर यहाँ पे अवैध खनन और परिवहन में सीज किए गए हैं। इसके अलावा एक जॉइंट ऑपरेशन हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ भी चल रहा है, क्योंकि कोटद्वार में अधिकांश क्षेत्र जो है वो वन भूमि से लगा हुआ है। और इसी क्रम में कल रात्रि को 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ जो हैं वो वन विभाग द्वारा भी सीज की गई हैं। और महत्वपूर्ण बात यह कि इनमें अवैध खनन, परिवहन और भंडारण नियमावली के साथ साथ इनके खिलाफ जो है मोटर व्हीकल एक्ट में भी अब हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। खासतौर से इन पे जो लगा हुआ हाइड्रोलिक सिस्टम है, जिसकी मदद से आसानी से अवैध आरबीएम को कहीं पर भी गिरा देते हैं या भागने में सफल हो जाते हैं। तो ऐसे अल्ट्रेशन किए गए वाहनों पर भी कार्रवाई की जानी है, जो वाहनों को अल्ट्रेशन किया जाए। नरेंद्रनगर की जनता ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। ब्लॉक महामंत्री आशीष रणकोटी के नेतृत्व में सौंपा गया ज्ञापन। 2 सूत्रीय मांगों को लेकर एसडीएम को सौंपा गया ज्ञापन। लसेर पटवारी चौकी में पटवारी की नियुक्ति की मांग हुई। 31 ग्राम पंचायतों में दूरसंचार नेटवर्क सेवा बहाल करने की मांग। पिछले 2 सालों से लसेर पटवारी चौकी में पटवारी की नहीं हुई नियुक्ति। दूरसंचार नेटवर्क सेवा ठप होने से बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई भी ठप है। आरोप यह है ग्रामीणों के नेट पैकेज भरने के बाद भी नेटवर्क नहीं। कंपनी सीधा गरीबों की जेबों पर डाल रही है डाका। ग्रामीणों ने सरकार से इन कंपनियों पर शिकंजा कसने की मांग की है। पट्टी पालकोट में जो हमारी लसेर में पटवारी चौकी है, वहाँ पर लगभग 1.5 साल से पटवारी नहीं है, जहाँ पर हमारे क्षेत्र के युवा साथी बुजुर्गगण चौकी पे जाते हैं और बहरंग वापस लौट जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर पटवारी नहीं मिलते हैं। और युवाओं को जो है अपने प्रमाण पत्र बनाने के लिए गजा जाना पड़ता है, तो गजा में जाने के बाद वहाँ पे ना तो खाते खतौनी निकलती है, कुछ नहीं निकलता। उसका मुख्य कारण ये है कि वहाँ पर इंटरनेट व्यवस्था नहीं है, कभी वहाँ पे सॉफ्टवेयर नहीं चलता है, कभी इंटरनेट नहीं रहता है। तो 2 सूत्रीय मांगों के लिए आज हमने उप जिलाधिकारी मोदी को यहाँ पर ज्ञापन दिया है
और हमें उम्मीद है कि जल्द इस पर कार्रवाई होगी। अगर जल्द इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम समस्त क्षेत्रवासियों को इसके लिए उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। इस टाइम पे कोविड वायरस का जो संक्रमण है उसकी वजह से गवर्नमेंट की तरफ से वर्क फ्रॉम होम या बच्चों के लिए घर से ही पढ़ने के लिए गाइडलाइन इश्यू हैं। तो आजकल इंटरनेट और नेटवर्क का प्रयोग बढ़ गया है। गजा क्षेत्र के लोग अधिकतर BSNL की सर्विसेज का यूज़ करते हैं। इस टाइम पे रोड वाइडनिंग के वर्क के कारण टाइम पर उनकी OFC केबल कट जाती है। तो जो आज गजा के पालकोट क्षेत्र के लोग आए हैं उनकी समस्या यही है कि तहसील में नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हम BSNL को इसमें पत्राचार करेंगे और कोशिश करेंगे कि टाइमली इनको सर्विसेज अवेलेबल हो जाए। महिला अधिवक्ता ने दारोगा पर लगाए यौन शोषण का आरोप। महिला ने यौन शोषण और पैसों की ठगी के आरोप लगाए हैं। दारोगा ने शादी का झांसा देकर 4 साल तक बनाए शारीरिक संबंध। आरोप यह है कि पुलिस दारोगा का ही पक्ष ले रही है। महिला अधिवक्ता ने महिला आयोग का दरवाजा खटखटाया। दारोगा के खिलाफ महिला के पास पुख्ता सबूत है। मुकेश बचेती संवाददाता हमारे साथ हैं। मुकेश, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि महिला तो आरोप पुलिस महकमे पर ही लगा रही है? जी बिल्कुल, महिला अधिवक्ता ने कई गंभीर आरोप जनपद में तैनात दरोगा पे लगाए हैं। SSP पौड़ी से जो हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि इसमें जांच कराई गई थी और जांच में जो भी आरोप है निराधार पाए गए हैं। और जो महिला अधिवक्ता की बात करें तो वो जांच से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे बयान इसमें नहीं लिए गए और एक तरफा बयान दर्ज करके निर्दोष साबित करने पर पुलिस दरोगों पर लगी हुई है। कहीं ना कहीं पुलिस अपने विभाग के अधिकारी को बचाने में लगी है। तो अब महिला आयोग का रुख अब महिला अधिवक्ता ने किया है। अब ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि किस तरह के आरोप सिद्ध होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। स्मार्ट सिटी हमारा एडिशनल एसपी द्वारा जांच किया गया है। उसमें उन्होंने क्या आरोप लगा रहे हैं उसके कोई एविडेंस अभी तक नहीं मिले हैं, इसलिए हमने जांच को समाप्त कर दिया। ये बिल्कुल गलत है। हमने उसमें पूरा जांच, हमारे गेजेटेड ऑफिसर ने उसमें जांच किया है। हमारा दरोगा जी के द्वारा इस तरीके के कोई भी वहाँ पर वो शिकायत सही होगा फिर हम जरूर उसमें सख्त कार्रवाई करेंगे। बट अभी जांच में इस तरीके के कोई भी आरोप